हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 6 की जियोग्राफी के सेकंड चैप्टर के बारे में समझेंगे, जिस चैप्टर का नाम है ग्लोब। ग्लोब में अक्षांश और देशांतर के बारे में समझेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसमें लैंगिट्यूड और लैटीट्यूड से संबंधित यूपीएससी में जितने क्वेश्चन आते हैं, आज वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन होंगे। सारे क्वेश्चनों का आपको डाउट जितनी भी कुछ होगा, आपको सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। बशर्ते कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पेशेंस बना के देखिए। जो भी आपके दिमाग में अक्षांश और देशांतर से संबंधित क्वेश्चन आ रहा होगा, वो सारे क्वेश्चन का डाउट इसमें सॉल्व होगा। अब शुरू करते हैं हम अक्षांश और देशांतर के बारे में। समझने से पहले हम सोचेंगे ग्लोब में अक्षांश और देशांतर के बारे में समझने से पहले हम थोड़ा बहुत भूगोल के बारे में समझते हैं, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत अगर जड़ से करेंगे तो वो चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और पढ़ने में हम बोर नहीं रहेंगे। ठीक, तो आइए हम समझते हैं। जब कभी भी भूगोल का नाम लिया जाता है तो भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी को अगर दो वर्डों में टूटें, जियोग्राफी जो एक्चुअली में ग्रीक भाषा के लिखे हुए दो ग्रीक भाषा के लिखे हुए वर्ड हैं, जिन्हें समझेंगे जियो और प्लस ग्राफी। जियो माने होता भू और ग्राफी माने होता गोल, मतलब कि भूगोल। अब जो ये वर्ड तोड़ दिए होंगे तो जियो माने हो जाएगा अर्थ और ग्राफी माने हो जाएगा स्टडी। इसका मतलब यदि हिंदी में निकालेंगे तो पृथ्वी का अध्ययन करना। सीधी बात है, अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन। अब हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे कैसे भाई? सपोज दैट यदि हम मैं जिस कमरे में हूँ, इस कमरे का जब मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो पहले तो किसी भी चीज़ की अब मैं इस कमरे में हूँ। ठीक, इस कमरे का पहले मैं क्या देखूँगा? पहले ये देखूँगा किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ। उसके बाद देखूँगा इसमें तरीके से बना हुआ तो किन किन चीज़ों का सहारा ले सकता हूँ। जैसे ये मेरा कमरा है, ये आयतकार में बना हुआ है। आयतकार में कैसे पता करेंगे? लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। जब क्षेत्रफल निकलेगा, वर्गाकार होगा तो लंबाई हो जाएगी या भुजा हो जाएगी। वैसे ही जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो उसका परिमाण की ज़रूरत होती है, और परिमाण में पैरामीटर में किसकी ज़रूरत होती है? सबसे पहले उसके शेप की, उसकी आकृति की। आकृति की अभी तक हमने बहुत सारी आकृतियाँ पढ़े हुए हैं। त्रिभुज भी पढ़ा है, आयत भी पढ़ा है, वर्ग भी पढ़ा है, चतुर्भुजकार भी पढ़ा है, हमने बहुत सारी वृत्त भी पढ़ा है, गोला भी पढ़ा है, शंकु भी पढ़ा है, बेलन भी पढ़ा है। ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। इनके सूत्र भी, इनसे हम रिजल्ट भी निकाल लेते हैं, इनके क्षेत्रफल। ठीक है, पर पृथ्वी की आकृति है कैसी साली एक्चुअली में पता नहीं पड़ता। आपने सर्किल देखा होगा, गोला देखा होगा। गोला एक ही है, इसकी त्रिज्या भी जानते हैं, रेडियस आर होती है, 2πr क्षेत्रफल दी होती है, पाई आर इसका क्षेत्रफल होता है। और पृथ्वी की आकृति एक्चुअली में है कैसी? पृथ्वी की आकृति एक्चुअली में है इस तरीके से। जब भूगोलवेत्ताओं ने चंद्रमा या किसी सैटेलाइट के द्वारा देखा होगा तो पृथ्वी को जब करीबी से देखा होगा तो कहीं गड्ढा है, कहीं घुटी हुई है, कहीं गड्ढा है। जब इसे दूर से देखा जाता है तो ये एक वृत्त जैसी दिखाई देती है, तो इसकी आकृति का नाम वृत्त नहीं रख सकते, तो भूगोलवेत्ताओं ने इसे जियोड रखा। जियोड, पृथ्वी की आकृति जियोड होती है। इस एक सर्किल खींचा, उस सर्किल से जो सतह से पृथ्वी के तल जो ऊंचाई पे था वो सारा कट चुका और एक आकृति बन चुकी है, जिसे कहते हैं पृथ्वी की आकृति जियोड। हिंदी में कहते हैं जियाड। अगर इसे सोचें भूगोल भाषा में सोचें तो भू आवृत्ति। ठीक, अब पृथ्वी की आकृति का पता चल गया। पृथ्वी की आकृति के बाद हमने समझ चुके कि मतलब परिमाण की जरूरत होगी। अब इस भूगोल की मतलब पृथ्वी के बारे में समझने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की जरूरत करनी पड़ती है। अक्षांश और देशांतर से बनी हुई जो आकृति होती है उसे ग्लोब कहते हैं। ग्लोब के अंतर्गत जैसे पृथ्वी पे जो चीज़ें हैं, महासागर हैं, ओशियन है, कॉन्टिनेंट हैं, तो उनको ही किस पे दिखाएंगे भाई? हम किस पे दिखाएंगे? पहले तो एक मतलब की आकृति बनाई, एक मतलब पृथ्वी ऐसी आकृति बनाएंगे और उस पर भूगोल मतलब कि महाद्वीप, महासागर हैं, को दर्शा दिया, तो उसी को हम ग्लोब कहते हैं।
ग्लो को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, अक्षांश और देशांतर की। ठीक, अब पहले समझते हैं हम अक्षांश और देशांतर है क्या, फिर उसके बाद अक्षांश से संबंधित सारी डिटेल को समझेंगे। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ध्यान से देखिए आप। हमारी एक्चुअल में हमारी ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है। तो भूगोलवेत्ताओं ने जब इसके सॉल्यूशन को ढूंढने से अच्छा सरल से सरल सॉल्यूशन देखा और त्रुटियां भी कम हो, तो भूगोलवेत्ताओं ने सोचा कि इसमें एक काल्पनिक रेखा खींची। पृथ्वी गोल ही तो है, एक काल्पनिक रेखा खींची, एक्चुअली में है नहीं है ये। ठीक है, एक्चुअली में है नहीं है, एक काल्पनिक रेखा खींची उन्होंने। ठीक है, इस काल्पनिक रेखा ने इसको पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, गोला को दो भागों में बांट दिया है। अब थोड़ा सा देखिए, डायरेक्शन तो आप जानते हैं, है ना, चार डायरेक्शन होती है। ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये वेस्ट होती है, ये ईस्ट होती है। तो ऊपर की तरफ को गोला को कहते हैं मतलब उत्तरी गोला, नीचे को कहते हैं दक्षिणी गोला। इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ठीक, अभी दो भागों में बांट दिए। इसको हम इस जो लाइन है इसे कहते हैं विषुमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं और जीरो अक्षांश भी कहते हैं। यही एक ऐसी रेखा है जो इस भूगोल को दो, जिस पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। अब इसके ऊपर जो लाइनें खींची हुई, ये लाइनें जो खींची हुई, तो ये लाइनें हैं ऐसी, यहाँ तक खींचेंगे तो 90 बनेंगे, 90, और इधर भी 90। जो ये लाइनें हैं इन्हीं को हम कहते हैं अक्षांश। अक्षांश मतलब कि पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली भूमध्य रेखा के सापेक्ष बनने वाले कोण को हम अक्षांश कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ क्या आएगी, एक आएगी, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री, ऐसे डॉट डॉट करते हुए क्या हम 90 तक पहुँचेंगे। ऐसे ही 90 तक इधर पहुँच जाएंगे। ठीक है, 90 तक इधर पहुँच जाएंगे। ये नॉर्थ तो लिखना पड़ेगा और इधर हमें 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इन्हीं को हम कहते हैं अक्षांश। अक्षांश का यूज क्या होता है, जब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ न कुछ तो होगा अक्षांश का। ठीक है, तो अक्षांश को समझने के बाद में, और देशांतर कैसे होते हैं, देशांतर होते हैं ये एक लाइन खींचती जैसे हमने यहाँ खींची थी, तो ये जो है ये लाइनें ऐसी डाली हैं, ये जो लाइनें हैं ऐसे खींची जाएंगी, इन्हें कहते हैं देशांतर है। और इन दोनों के द्वारा जो आकृति बनेगी, जो शेप बनेगा उसे कहते हैं ग्लोब। ठीक है, अब हम अक्षांश के बारे में समझ रहे हैं, तो अक्षांश ये हो गई हमारे। अब इतने सारे अक्षांश को तो हम पढ़ेंगे नहीं, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, डॉट डॉट 90 डिग्री तक हम तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट कोई पढ़ना है, मैन है उन्हीं को पढ़ना है, इतने को कौन पढ़ेगा, है ना। तो हम अक्षांश का यूज कहाँ होता है ये भी समझेंगे, यूज और अक्षांश से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, अक्षांश के लिए हमारी पहले तो ये है पृथ्वी, दो भागों में बांट दिया, तो हमें इनकी कुछ इम्पोर्टेंट अक्षांश लेने होंगे। भूमध्य रेखा है, इसे कहते हैं हम जीरो अक्षांश कहते हैं या इक्वेटर लाइन कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुमध्य रेखा। ठीक, इसके ऊपर ये होगी और इसके ऊपर ये खींच देंगे। ठीक, ये खींच देंगे, तो इसके ऊपर जो लाइनें हैं ये 23.5 अंश नॉर्थ में है और 66.5 अंश नॉर्थ में है। ऐसी 23.5 अंश साउथ में है और 66.5 अंश साउथ में है। ठीक, अब इन लाइनों को तो हम कुछ कहते ही नहीं, क्यों, जब हम पढ़ रहे हैं तो इन लाइनों का भी जब मैंने लिखा है तो इनका कुछ न कुछ मतलब कि कुछ न कुछ तो मतलब होगा इनका। तो पहले जब इसका लाइन का नाम रखते जीरो अक्षांश, भूमध्य रेखा, विषुमती रेखा है, तो इसका भी नाम कुछ न कुछ होगा। तो जो 23.5 अंश नॉर्थ की तरफ जाती है और साउथ की तरफ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, और ये नॉर्थ साउथ में नीचे की तरफ ये रेखा होती है, इसे कहते हैं अंटार्कटिक,
अंटार्कटिक वृत्त, ठीक, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और जो ऊपरली जो होती है नॉर्थ में, इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त, ठीक, वृत्त क्यों कहते हैं अभी बताएंगे हम। और नॉर्थ में इसे कहते हैं कर्क रेखा। आपने देखा होगा कि कर्क रेखा पे कितने कंट्री हैं, पूछा जाता है ऐसे मकर रेखा पे, आज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कर्क रेखा कितने कंट्री हैं। पहले सोचते हैं आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त क्यों कहते हैं। हमारी पृथ्वी एक्चुअली ऐसी है, गोली क्यों है, तो यही रेखा तो है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, जो लाइनें होती हैं इस तरीके से होती है रियलिटी में। और आपको समझाने के लिए बोर्ड है 3 डायमेंशन तो है नहीं, तो इसी तरीके से बनानी पड़ेगी। अब ये जो आकृति वो यदि हम यहाँ से काट के निकालें तो इस तरीके से तो आएगी, ये वृत्त भी तो दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया, बताइए समझ में आया तो अब हम आगे समझते हैं, ठीक। ये अक्षांश है, ये अक्षांश और ये अक्षांश के और ये अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं कटिबंध। कैसे कहेंगे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम कटिबंध कहते हैं या जोन कहते हैं। इनकी जो रियलिटी में जो दूरी होती है होती है 111.3 किलोमीटर होती है, ठीक। रियल वैसे हम मान लेते हैं 111 किलोमीटर मानते हैं इसकी दूरी को, ठीक है, उनके बीच की दूरी को मानते हैं। अब समझते हैं कि जो इसका यूज कैसे करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत काले होते हैं, हमारे देश मैं भी कितना हूँ, कौन सा ज़्यादा हो रहा हूँ, मैं भी बहुत काला। और भारत के अंदर जब हम श्रीलंका की तरफ से ऊपर की तरफ जाते हैं, कर्नाटक, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, तो वहाँ के लोग भी थोड़े काले से मिलते हैं। मतलब कि नॉर्थ की तरफ जाने पर लोग भूरे मिलते हैं और साउथ की तरफ काले मिलते हैं। आखिर ऐसा है क्यों। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है कि जो हमारा सूर्य है ना, सूर्य, हमारा देश कहाँ पर है, हमारा देश यही तो है, हमारा देश भारत देश इस पर है, कर्क रेखा पर है, ठीक है। और देखिए हमारा जो सूर्य है यहाँ पे 3 रेखाओं के बीच में सूर्य हमेशा चक्कर लगाता है। इनके बीच में एक मकर रेखा, एक कर्क रेखा, एक भूमध्य रेखा या विषुमध्य रेखा के बीच में, विषुमध्य रेखा के बीच में मतलब कि चक्कर लगाता है। आपने सोचा होगा हमारी साल के अंदर, हमारी साल जो होती है उसमें 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक, 12 महीने होते हैं। और ये कितनी रेखा हैं, ये 3 रेखा है, तो 3 रेखा और 3 का भाग लगा दो तो मतलब कि 4 महीने हो गए। तो सूर्य यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 महीने का समय लगता है इस रेखा पे, इससे यहाँ पर, और इन तीनों के बीच में घूमता रहता है और संध्या सवेरे करता रहता है और जीवन हमारा कटता रहता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से सूर्य एक्चुअली में हम समझाना चाहेंगे, सूर्य हमारा यहाँ पर है, ठीक है, दिसंबर के महीने में यहाँ होता है सूर्य हमारा, ठीक है। 22 दिसंबर को हमारा सूर्य यहाँ रहता है, ठीक। छोटा दिन बड़ा दिन जो है वो इन्हीं की वजह के कारण होता है कि 21 जून को बड़ा दिन होता है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर का होता है। ये क्यों होता है ये अभी समझ जाएंगे आप। 22 दिसंबर को हमारा सूर्य यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पे प्रकाश होगा तो दिन होगा, और इधर की तरफ अंधेरा होगा नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश है नहीं, इतना दूर जाएगा नहीं वहाँ पे, है ना। तो वहाँ अंधेरा होगा, अगर थोड़ा बहुत भी जाएगा तो थोड़ा बहुत ही दिखेगा। तो मतलब कि इधर जब सूर्य यहाँ पर है तो यहाँ पे अंधेरा होगा, अंधेरा होने का मतलब यहाँ पे रात बड़ी होगी, है ना, रात बड़ी होगी और यहाँ पे दिन बड़ा होगा। और उसके बाद सूर्य आता है यहाँ, ठीक है, यहाँ आता है, तो यहाँ पे आता है 21 मार्च को, 21 मार्च को सूर्य यहाँ आता है।
तो 21 मार्च को सूर्य यहाँ आता है, तो फिर जो सूर्य यहाँ पर है तो रात और दिन, क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं तो दोनों तरफ पड़ेंगी, है ना, दोनों तरफ पड़ेंगी। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो दिन और रातें हैं वो भूमध्य रेखा पे बराबर होते हैं। दिन भी 12 घंटे का होता है, रात भी 12 घंटे की होती है। यहाँ पे रात मतलब कम होती है और दिन बड़ा होता है। ऐसे ही अगर जहाँ को यहाँ पे कर्क रेखा पे पहुँच जाएगा सूर्य, कर्क रेखा पे पहुँच गया सूर्य, ठीक है। तो कर्क रेखा पे सूर्य पहुँचता है कब? 21 जून को। कब को? 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को, ध्यान रखना है। 21 जून को तभी तो कहा जाता है भारत देश के अंदर कि सबसे बड़ा दिन कौन सी तारीख को होता है? 21 जून को होता है। इसी वजह से होता है कि सूर्य यहाँ होता है तो दिन बड़ा हो जाता है और रातें छोटी हो जाती हैं, ठीक। और सूर्य यहाँ पे है, यहाँ के जो लोग हैं, सूर्य सबसे ज़्यादा कर्क रेखा के नीचे थोड़े बहुत हमारा देश आ रहा है ये वाला, तो इस वजह से सूर्य की किरणें यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है। इस वजह से सूर्य की किरणों के कारण लोग यहाँ पे काले होते हैं। ऊपर की तरफ जब हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं तो लोग हैं गोरे मिलते हैं। यही वजह है कि सूर्य कर्क रेखा पे बढ़ता है, इसी की वजह के कारण लोग वहाँ काले और गोरे पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा दिन कब बनाया जाता है? 21 जून को। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि सबसे छोटा दिन हमारे लिए कौन सा रहेगा, तो 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन कौन सा रहेगा? 21 जून को। सबसे छोटा दिन ही है। अगर छोटे दिन से बड़ा दिन होता जा रहा है तो किस तारीख से होगा? 22 दिसंबर से ही बड़ा दिन होना शुरू हो जाएगा धीमे धीमे, ठीक है, ठीक। तो यही होगा। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक। समझ में आया तो अब हम समझते हैं थोड़ा और। हमारी पृथ्वी ऐसी है, गोल है, ठीक। अभी मैंने आपको बताया था कि ये तो भूमध्य रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, ठीक। और दूसरी जो ये मकर रेखा हो गई, और ये क्या हो गई? अंटार्कटिक जो है आर्कटिक, इसे कहते हैं मकर रेखा, ठीक। इसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। और इसे समझेंगे, इसे कहेंगे आर्कटिक वृत्त, और इसे कहेंगे कर्क रेखा। ट्रॉपिक और कैंसर, ट्रॉपिक और कैंसर कहेंगे, इसे कहते हैं ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न। इसे इक्वेटर लाइन कहते हैं, इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, इसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब जब सूर्य यहाँ इन दोनों के बीच में मूव कर रहा है सूर्य, है ना, तो जब सूर्य, मैंने अभी बताया आपको कि दो अक्षांशों के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। तो ये कटिबंध जो है, ये इन दोनों के बीच का कटिबंध में सूर्य घूमता रहता है, सूर्य घूमता रहता है। तो यहाँ गर्मी रहेगी मतलब गर्म रहेगा। तो यहाँ का जो क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कैसा होता है पूछा जाएगा, तो कहेंगे हम उष्ण कटिबंध। उष्ण माने गर्म और कटिबंध माने क्षेत्र, है ना, कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक है। अगर कहा जाए कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ बढ़ती है, तो आप कहेंगे भूमध्य रेखा, ठीक है। और जैसे ही सूर्य, क्योंकि सूर्य तो अपने स्थान पर ही रहता है निश्चित है, और डायरेक्ट सूर्य की किरणें आती है तो ये गर्म होगा, और थोड़ी बहुत इधर जाएंगी टकरा कर, थोड़ी बहुत इधर जाएंगे, तो इधर जाएंगी ना, थोड़ा गर्म होगा, थोड़ा ठंडा होगा। गर्म हो गया जब सूर्य यहाँ पे आता, ठीक है, सूर्य यहाँ आया तो थोड़ी बहुत किरणें जाएंगी और सारी किरणें इधर आएंगी, है ना। और जब सूर्य इधर आ जाएगा तो ठंडा हो जाएगा,
तो ये मतलब कि जो ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र है ये ठंडा गर्म होता रहेगा। तो ठंडे को क्या कहेंगे हम? शीत, और गर्म को कहेंगे शीत उष्ण। तो हम कह देंगे शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। और इधर तो वही किरण नहीं आ पाती सूर्य की, है ना, और इधर तो ये ठंडा ही रहेगा। तो ये पोल होते हैं ना, तो गोरख के ये तो पोल हो गए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना। अब जो ये क्षेत्र है इसका, इसे क्या कहेंगे? ये तो ठंडा है तो इसे कहेंगे शीत कटिबंध। क्या? शीत कटिबंध। एक बार प्रश्न यूपीएससी में और पूछ लिया कि शीत कटिबंध में सबसे ज़्यादा शीत कौन सा क्षेत्र है? तो इसमें भी जो है ना, इसमें ये दो और होते हैं। एक तो ये पहला वाला भाग, एक वाला, कौन सा सबसे ज़्यादा ठंडा रहेगा आप बताएं? पहला रहेगा, दूसरा रहेगा? ये सोच सकते हैं आप, कॉमन सेंस लगा सकते हैं। सूर्य की किरणें हैं यहाँ सीधी पड़ रही है ना, सीधी पड़ रही है सूर्य की किरणें, यहाँ से सीधी पड़ रही हैं, इधर थोड़ा प्रकाशित हो जाती हैं परावर्तन के कारण, तो थोड़ी किरणें यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ के बाद जाएंगी, तो जाएंगी थोड़ी बहुत जाएंगी, तो यहाँ तो नहीं जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा ठंडा यही तो रहेगा। पूछ लिया है कि शीत कटिबंध में सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान कहाँ, कौन सा होता है, कौन सा क्षेत्र होता है? तो इसमें पहले वाले को कहते हैं, पहले वाला जो है ना, ये वाला, इसे कहते हैं टुंडा। ठीक है, और इसे कहते हैं टैगा। ठीक, टुंड्रा टैगा, टुंड्रा और टैगा। ठीक है, तो सबसे ठंडा इसमें हो जाएगा टुंड्रा। ये आपकी समझ में। और जो कुछ भी नहीं समझ में आता आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, आपको समझ सके कि मतलब कि इंडिया के नीचे के लोग काले क्यों होते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लोग काले क्यों होते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं कि अक्षांश पर सिंपल में कर्क रेखा, मकर रेखा, ये ठीक है, इन पर देशों के सोच लेते कि कितने देश हैं। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी होगी इक्वेटर लाइन, 0 अक्षांश से भूमध्य रेखा, विषुमध्य रेखा, है ना। ये हो गई कर्क रेखा, मकर रेखा, सॉरी, ये हो गई कर्क रेखा। तो भारत विश्व में कितने देश मकर रेखा से गुजरते हैं? मकर रेखा का ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा से गुजरते हैं। तो मकर रेखा से टोटल देश गुजरते हैं कितने? टोटल देश गुजरते हैं 10। ठीक, 10 कौन कौन से आप सुन लीजिए। सबसे पहले आपको एटलस में दिखा दूँ, आपको ऐसी बुक होनी चाहिए उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में है। देखिए ये एटलस है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। अगर ये रहेगी तो आप मैप को अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। वो एक बार जो नाम याद हुए, मैप में पिक्चर बना ली दिमाग में, तो कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, इसमें जो कि कर्क रेखा ये है, कर्क रेखा ये वाली है। ठीक, इसके ऊपर जो ये है ये विषुमती रेखा है, इक्वेटर लाइन है। इसके ऊपर जो ये वाली है ये कर्क रेखा है और नीचे वाली मकर रेखा है। तो इस रेखा जो डॉट डॉट लाइन है मकर रेखा पर कितने कंट्रीज हैं? तो टोटल 13 कंट्रीज हैं। आपको सबसे पहले दिखा दूँ कि ये आपको देखिए चिली दिख रहा है, सबसे दिख रहा है पास में चिली होगा, उसके बाद में दूसरा होगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के ऊपर होगा पराग्वे और उसके ऊपर पलंग होगा ब्राज़ील। ऐसे ही आगे की तरफ होगा नामीबिया। ठीक है, क्या होगा? नामीबिया। और फिर आ जाएगा बोत्सवाना। ठीक है, फिर आ जाएगा बोत्सवाना। देखिए नामीबिया यहाँ पर है, उसके बाद देखिए बोत्सवाना यहाँ पर है, ध्यान से देखिए बोत्सवाना यहाँ पर। बोत्सवाना के बाद आ जाएगा मतलब दक्षिण अफ्रीका, ये वाला जा रहा है। उसके बाद आ जाएगा मोजाम्बिक और फिर आ जाएगा मेडागास्कर, फिर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, वैसे ही यहाँ पे 10 कंट्री हो गए। पहला क्या हो गया? चिली हो गया, दूसरा अर्जेंटीना हो गया,
तीसरा पराग्वे हो गया, चौथा ब्राज़ील हो गया, पाँचवा क्या हो गया नामीबिया, छठवां बोत्सवाना हो गया, छठवें के बाद सातवां दक्षिणी अफ्रीका हो गया, आठवां क्या हो गया आठवां हो गया मोज़ाम्बिक, नौवां मेडागास्कर और 10वां ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आपको याद हो गई मकर रेखा पे देश। मेरे साथ दोबारा बोलिए, मकर रेखा पे 10 कंट्रीज पाए जाते हैं। पहला हो गया चिली, दूसरा हो गया अर्जेंटीना, तीसरा हो गया पराग्वे, चौथा हो गया ब्राज़ील, पाँचवा हो गया नामीबिया, छठवां हो गया बोत्सवाना और सातवां हो गया आपका दक्षिणी अफ्रीका और आठवां हो गया आपका मोज़ाम्बिक, नौवां हो गया मेडागास्कर और 10वां हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये किधर से हैं? ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ हैं। अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ से नहीं है तो क्या आएगा, पहले ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या आएगा, दूसरा मैंने अभी बोला था मेडागास्कर के बाद तीसरा क्या आएगा मोज़ाम्बिक के बाद आएगा दक्षिणी अफ्रीका के बाद आएगा बोत्सवाना के बाद आएगा नामीबिया के बाद आएगा ब्राज़ील के बाद आएगा आपका पराग्वे और पराग्वे के बाद आएगा अर्जेंटीना के बाद आएगा चिली। ठीक है, वो मैप होगा तो मैप में आपको मैं अभी किसी दिन लेके आऊँगा, मैप मैंने अभी चिपकाया नहीं, उसमें दिखाऊंगा आपको अच्छी तरह से। ठीक है, ये एटलस है, इसमें दिखेगा नहीं सही से, अगर आप याद करेंगे जो मैंने बोले उसको ध्यान से समझिए। ठीक, अब जो विषुवती रेखा पर कितने देश पाए जाते हैं, तो विषुवती रेखा पे जो है ना वो हमारे 13 कंट्रीज पाए जाते हैं। वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ याद करेंगे, इधर से इधर की तरफ। ठीक है, तो अब मैं कंट्री को बताऊँगा। पहले देखिए यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, यहीं कहीं पड़ेगा सबसे पहले इक्वाडोर के बाद दूसरा पड़ेगा कोलंबिया के बाद पड़ेगा तीसरा ब्राज़ील के बाद पड़ेगा, ध्यान से दोनों, साओ टोम प्रिंसिप पड़ेगा। फिर आएगा गैबोन हो, 1 2 3 4 5 हो, गैबोन पड़ेगा। गैबोन के बाद आएगा कांगो आएगा, कांगो के बाद कांगो गणराज्य आएगा, कांगो गणराज्य के बाद युगांडा आएगा, युगांडा के बाद केन्या आएगा, केन्या के बाद क्या आएगा, सोमालिन आएगा, सोमालिन के बाद आएगा मालदीव के बाद आएगा इंडोनेशिया के बाद आएगा किरिबाती। ये 13 कंट्रीज हो गए। मेरे साथ दोबारा बोलिए आप, मतलब कि भूमध्य रेखा पे 13 कंट्रीज पाए जाते हैं। इधर से चलेंगे, ठीक है, अगर एटलस मतलब कि मैप होता तो अच्छी तरीके से होता, किसी दिन बताऊंगा, मैप में ध्यान से याद करवा दूँगा, शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, इधर से चलेंगे मकर मतलब कि इक्वेटर लाइन पे। पहला आएगा इक्वाडोर, दूसरा आएगा कोलंबिया, तीसरा आएगा ब्राज़ील, फिर आ जाएगा मतलब साओ टोम प्रिंसिप, फिर आएगा गैबोन के बाद कांगो के बाद कांगो गणराज्य के बाद युगांडा के बाद केन्या के बाद सोमालिया के बाद आएगा मालदीव के थोड़े बहुत मतलब आइलैंड मिलते हैं, मालदीव के बाद आएगा इंडोनेशिया के बाद आएगा किरिबाती। ठीक है, अब इस पे कर्क रेखा पे कितने कंट्रीज पाए जाते हैं, आपने ट्रिकें याद करिए, ट्रिक याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे फ़ायदा होगा तो बहुत अच्छा होगा, कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं, लोकेशन का भी पता रहेगा कि यहाँ है। ठीक है, वो मैं किसी वीडियो में बताऊँगा आपको। अब ये कर्क रेखा पे कितने कंट्रीज पाए जाते हैं, कर्क जो रेखा है उस पर पाए जाते हैं 16 कंट्रीज। ठीक, 16 कंट्रीज पाए जाते हैं, ध्यान से देखिए, आप मेरे साथ बोलिए। ठीक है, देखिए पहला जो आएगा यही नहीं है, जो मैप बना होता है तो उसमें अच्छी तरीके से समझ में आता है, मैं किसी दिन बता दूँगा आपको, जो PDF मिलेगी उसमें आपको मिला हुआ दिखेगा। पहला जो आएगा, पहला क्या आएगा, पहला जो आएगा ना उसका नाम आएगा मतलब कि पहला जो आएगा उसका नाम आएगा अभी आपको इसमें देखा होगा, देखिए ये गया कर्क रेखा पे, ये गया। ठीक है, पहले आया मैक्सिको के बाद आएगा बहामास के बाद आएगा पश्चिमी सहारा, देखिए ये गया पश्चिमी सहारा के बाद आएगा मॉरिटानिया के बाद आएगा
माली के बाद आएगा अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद इसमें ये लिख रहा है नाइजर, नाइजर के बाद क्या आएगा लीबिया, लीबिया के बाद आएगा मिस्र, मिस्र के बाद आएगा यहाँ पे एक दिख नहीं रहा है सऊदी अरब, सऊदी अरब के पास ही छोटा सा इसे कहेंगे आबू, आबू के बाद क्या आएगा ओबम, ठीक है, ओबम के बाद फिर आएगा इंडिया, इंडिया के बाद क्या आएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार जिसे बर्मा कहते हैं, जो कि पहले अखंड भारत में ही था, जो कि 1935 में अलग हो गया था। फिर उसके बाद आएगा चीन, जो कि ये लग रहा है, और चीन के बाद आगे आएगा आपका ताइवान, ठीक है। तो आप मेरे साथ याद कीजिए, पहले पहले का मतलब मैक्सिको, मैक्सिको के बाद बहामास, बहामास के बाद पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के बाद मॉरिटानिया, मॉरिटानिया के बाद आएगा मतलब माली, माली के बाद आएगा अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद आएगा नाइजर, नाइजर के बाद आएगा लीबिया, लीबिया के पास ही है मिस्र, और मिस्र के पास आएगा फिर सऊदी अरब, और सऊदी अरब के पास एक छोटा सा जिसे कहते हैं आबू, उसके बाद आएगा ओबम, ओबम के बाद आएगा इंडिया, इंडिया के बाद आएगा आपका क्या आएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आएगा बर्मा जिसे म्यांमार कहते हैं, और उसके बाद आएगा चीन, चीन के बाद आएगा ताइवान, ठीक है। आई होप आपको ये राज्य याद हो, एक बार इनको नोट से लिख लीजिए, और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। इसी दिन मैं आपको नक्शे में सामने याद करा दूंगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से ध्यान से होगा। अभी आप इसे ऐसे याद कीजिए। एक अगली वीडियो में वैसे कोशिश करूँगा, अगली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से याद करा दूँगा। अक्षांश के बारे में समझिए, अक्षांश से यही पता चलता है हमें कि मतलब कि ये 3 रेखाओं का पता चलता है, 6 रेखाओं के बारे में, इन पे कंट्रीज किस इन रेखाओं से पता चल जाता है कि कंट्री, ये कंट्री कहाँ ऊपर है या नीचे है, ठीक है। और अक्षांश का यूज हम सूर्य की किरणों के बारे में पता लगा लेते हैं कि सूर्य कहाँ पे, दिन और रातें कहाँ हो रही हैं, ठीक है, ज़्यादा दिन कहाँ होगा, रातें कहाँ होंगी, बड़ा दिन छोटा दिन के बारे में समझते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में यदि अक्षांश से संबंधित, वैसे तो मुझे लगता नहीं कोई टॉपिक छूट गया हो, अक्षांश से संबंधित यदि कुछ छूट भी गया होगा, अगली वाली जो वीडियो आएगी उसमें देशांतर से संबंधित, देशांतर जिसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जो कि ये वाली लाइनें होती हैं, ये वाली लाइनें होती हैं, इन लाइनों के बारे में हम समझेंगे, और हम कैसे करेंगे कि आज इंडिया में रात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया में सवेरा हो रहा है, न्यूजीलैंड में अलग दिन है, टाइम हमारा आगे पीछे चलता रहता है, ये आखिर कैसे है, हमारा इंडिया का आगे है, ऑस्ट्रेलिया का पीछे, ये टाइम कैसे आगे पीछे होता है, इसके बारे में समझेंगे कि यहाँ पे इतने बज रहे हैं तो वहाँ सवेरा हो रहा हो या शाम हो रही होगी। हम सेकंड वीडियो में समझेंगे देशांतर के बारे में, टाइम सेट के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इस यूट्यूब चैनल पे एक यूनिक कंटेंट के अनुसार आएगी, और आपकी क्या, आप जिस टॉपिक के बारे में कमेंट्स करेंगे उस टॉपिक के बारे में आपको 100% इसमें वीडियो बनाना मिलेगी आपको। और ये सारे क्वेश्चन की क्वारी, जो क्वेश्चन इस टॉपिक से जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे क्वेश्चनों की एक क्वेश्चन आंसर एक वीडियो बना दी जाएगी, जिससे आपका पूरा फोकस, जितनी भी चिंता हो रही होगी, ये डाउट रह गया, इसे कमेंट्स में लिखो तो नहीं आएगा, पता नहीं क्या आंसर आएगा नहीं, वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको अक्षांश और देशांतर से। अगली जो वीडियो होगी आप देशांतर के बारे में समझेंगे, ठीक। जय हिंद, जय भारत।